नवंबर का महीना चल रहा था। बाहर ठंड काफी पड़ी थी और इधर ममता की आज शादी की सुहागरात थी। ममता कमरे में बैठी थी और ठिठुर रही थी ठंड से। अरे कितनी ठंड पड़ी है और आज मेरी सुहागरात है। इतनी ठंड में अब मैं कैसे, इतनी ठंड मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूं? ममता इधर उधर देखती है, तभी उसकी नजर सामने बिस्तर पर रखे एक कंबल पर जाती है। अरे ये कंबल, चलो ये कंबल ही जान बचा सकती है। क्या करूं, ये कंबल ओढ़ लेती हूँ। लेकिन वो तो अभी तक नहीं आए, तब तक ओढ़ लेती हूँ, कम से कम ठंड से तो बच जाऊंगी, वरना यहीं मर जाऊंगी। फिर ममता ठंड से बचने के लिए बिस्तर पर रखा कंबल ओढ़ लेती है। तभी कुछ ही समय में ममता का पति शेखर आता है। वो इधर उधर देखता है लेकिन ममता को देख नहीं पाता है। अरे ममता, ममता किधर हो, दिख क्यों नहीं रही हो? अरे ये कहाँ चली गई? आज हमारी सुहागरात है और ये कहाँ चली गई? कहीं छुपा छुपी तो नहीं खेल रही हो? अरे जी मैं यहाँ हूँ। अरे ममता तुम्हारा आवाज तो सुनाई दे रहा है लेकिन तुम क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? कहीं भूत वूत तो नहीं है? अरे नहीं जी मैं यहाँ हूँ। अरे ममता आज हमारी सुहागरात है और तुम कंबल के अंदर क्या कर रही हो? बाहर निकलो। क्या जी काफी ठंड पड़ी है, काफी ठंड लग रही है, मैं बाहर आऊँ या फिर आप अंदर आए? बात तो एक ही है, आप ही अंदर आ जाओ ना। अरे हाँ बात तो सही कह रही हो, बाहर ठंड तो काफी है और अंदर क्या जी ऐसा वैसा कुछ नहीं कह रही हूँ, आपको सिर्फ कंबल के अंदर बुला रही हूँ, काफी ठंड लग रही है। हाँ फिर देख लेना कंबल में दंगल न हो जाए, मैं आता हूँ। कुछ नहीं होगा। फिर शेखर भी जाकर कंबल के अंदर घुस जाता है। दोनों कंबल के अंदर घुसते हैं और कंबल थोड़ी सी इधर उधर हिलडुल कर रही होती है। तभी शेखर की भाभी शिवानी वहाँ आती है। अरे देवर जी कहाँ है? ममता, अरे ये दोनों नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? आज तो उनकी सुहागरात थी, कहाँ गए? अभी शिवानी की नजर कंबल पर जाती है जो काफी हिलडुल रही थी। शिवानी देखकर थोड़ी सी डर जाती है। अरे ये कंबल क्यों इतना हिलडुल रहा है? कहीं कंबल के अंदर भूत तो नहीं है? कंबल को खींच के देखती हूँ कौन है। फिर शिवानी जाकर कंबल को खींचती है। कंबल के अंदर से शेखर और ममता निकल आते हैं। अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रही है और ये कंबल क्यों खींचा? अरे देवर जी मैं तो गरम गरम दूध देने आई थी, काफी ठंड पड़ी है इसीलिए, मुझे क्या पता था कि कंबल के अंदर दंगल चल रहा है। सॉरी मैं जा रही हूँ, आप लोग अपना कार्यक्रम चालू रखिए। ये कहते हुए शिवानी वहाँ से चली जाती है। शेखर और ममता दोनों सो रहे होते हैं। रात के वक्त काफी ठंडी हवाएं चलने लगी थी जिस कारण ममता को ठंड लगने लगती है और नींद खुल जाती है। अरे काफी ठंड लग रही है, काफी हवाएं भी चल रही है ठंडी ठंडी, एक कंबल से नहीं हो रहा है, क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही है। शेखर जी को उठाती हूँ। शेखर जी उठिए ना, शेखर जी। अरे हाँ ममता क्या हो गया? वो कह रही थी काफी ठंड लग रही है, नींद नहीं आ रही है, कुछ बंदोबस्त कीजिए ना। अभी इस वक्त? अच्छा ठीक है रुको मैं देखता हूँ दूसरा कंबल का बंदोबस्त हो पाता है कि नहीं। फिर शेखर दूसरे कमरे की ओर जाता है कंबल लाने के लिए। शेखर कंबल ढूंढते ढूंढते अपने मम्मी पापा के कमरे में आता है जहाँ उसे एक बिस्तर पर रखा कंबल नजर आता है। अरे मम्मी पापा का ये कंबल, मम्मी पापा नहीं है, इसका मतलब है कि भैया के साथ मम्मी पापा सो गए होंगे उन्हीं के कमरे में। यहाँ ठंड लग रही होगी, मैं ये कंबल लेके चला जाता हूँ, हमारा भी काम हो जाएगा। फिर शेखर ये कंबल उठाता है और कमरे की ओर लेके चला जाता है। शेखर कंबल लेकर कमरे में आ जाता है। अरे ममता ये लो, ये एक कंबल मिला, अब इसे ओढ़ लो, देखो ठंड नहीं लगेगी। फिर ममता और शेखर दोनों कंबल को ओढ़ लेते हैं और सो जाते हैं। कुछ समय बाद महादेव जी और रेखा देवी दोनों अपने कमरे में आते हैं। अरे भाग्यवान काफी रात हो गई, चलो सो जाते हैं, काफी ठंड भी है। अरे हाँ सही कह रहे हैं, चलिए सोते हैं। अरे भाग्यवान लेकिन कंबल तो नजर ही नहीं आ रहा है, कहाँ रखी हो, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे उधर कहीं होगी, देखिए ना अच्छा से। अरे भाग्यवान पूरा बिस्तर छान मारा, इधर उधर देख लिया लेकिन है नहीं कहीं, अब तुम ही बता दो कहाँ है। अरे मुझे लगता है कि शेखर लेके गया क्या, हो सकता है बहू को ठंड लग रही होगी, नहीं आई है ना इस गाँव में, यहाँ ठंड भी तो काफी पड़ी है। अरे तो मैं शेखर से मांग के लेके आता हूँ, इतनी ठंड में बिना कंबल के रात कैसे कटेगी, हम तो बीमार पड़ जाएंगे, अभी मांग के लेके आता हूँ। अरे नहीं
अभी रात में कहाँ जाएंगे शेखर के घर? आज उसकी सुहागरात है, रहने दीजिए ना। उसको ठंड लग रही होगी इसीलिए तो लेके गया है। आज रात हम ऐसे ही बिना कंबल के ही काट लेते, नहीं तो एक रात की तो बात है, कल बात कर लीजिएगा उससे। फिर महादेव जी और रेखा देवी दोनों बिना कंबल के ही सो जाते हैं। रात काफी हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। दोनों को काफी ठंड लग रही थी, लेकिन तब भी चुपचाप दोनों सो जाते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ सभी की नींद खुलती है। इस ठंड बिना कंबल के सोने की वजह से महादेव जी को ठंड लग जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण सभी कोई उनके कमरे में आते हैं। अरे माँ जी, पापा को ठंड कैसे लगी? अरे बहू, और क्या बताऊं, कल काफी ठंड पड़ी थी ना, इसीलिए लग गई ठंड थोड़ी सी। 1-2 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे माँ, ठंड भी तो काफी पड़ी है, क्या करूँ, और धंधा भी मंदा चल रहा है, वरना और एक करके कंबल ले लेते तो ठंड कट जाती और ठंड भी नहीं लगती और तबीयत भी नहीं बिगड़ती। देखता हूँ अगर धंधा ठीक चले तो एक कंबल लेके आऊंगा। अरे बेटा, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा सब कुछ, तू उतना टेंशन मत ले। सभी कोई कमरे के अंदर बात कर रहे होते और बाहर दरवाजे के बाहर से ममता ये सारी बातें सुन रही होती है। उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता है उसी के जिद की वजह से आज उसके ससुर की तबीयत खराब हो गई। दूसरी सुबह शेखर कमरे में बैठा हुआ था, तभी ममता चाय लेकर पहुंचती है। शेखर जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ओह, थैंक यू ममता। शेखर जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ, कहो ना, क्या बात है? शेखर जी, मैं वो कह रही थी, कल की बात को लेकर मुझे काफी गिल्टी फील हो रही है कि मेरे कारण पापा की तबीयत खराब हो गई। अरे अब छोड़ो ना, जो हो गया हो गया, अब कर भी क्या सकते हैं। शेखर जी, मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। आप बता भी दो, क्या आइडिया है? शेखर जी, अगर हम एक की जगह 2 कंबल लेते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है, और अगर 2 की जगह 3 कंबल ले लेते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। अरे हाँ ममता, मुझे भी पता है, लेकिन 3-3 कंबल खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं है। अभी धंधा ठीक नहीं चल रहा है, धंधा ठीक चलेगा तो हम कंबल ले आएंगे। अरे हाँ शेखर जी, इसीलिए तो कह रही थी। अब देखिए, हमारे पास 1 कंबल है, मम्मी पापा के पास 1 कंबल है, और भैया भाभी के पास भी 1 कंबल है, हुए ना 3 कंबल। अगर हम सभी मिलकर एक ही जगह सोते और तीनों कंबल को ओढ़ लेते तो हम किसी को भी ठंड नहीं लगेगी। ये कैसा आइडिया है? और फिर जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो सबके लिए 1-1 कंबल ले आइएगा, तब हम लोग वापस से अपने अपने कमरे में सोने लगेंगे। अरे हाँ ममता, ये तो बहुत अच्छी बात कही हो, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया आया ही नहीं। मैं आज ही मम्मी पापा से बात करता हूँ इस बारे में। शेखर अपने घर वालों से बात करते हैं और सभी कोई एक साथ सोने के लिए राजी हो जाते हैं और एक साथ एक बड़ा सा बिस्तर बिछाकर सभी कोई सो जाते हैं, 3-3 कंबल लेकर। अरे शेखर बेटा, बहुत अच्छा आइडिया निकाला, एक साथ सोने का। अब देखो, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 कंबल ओढ़े, एक जरा भी ठंड नहीं लग रही है, ऊपर से लगता है गर्मी लगेगी। अब तो हम ठंड से बच जाएंगे। अरे पापा, ये मेरा आइडिया नहीं, ये ममता का ये आइडिया था। अरे देखिए देखिए, बहू किसकी है, तभी तो ये आइडिया निकाल पाई। सभी कोई शांति से सो जाते हैं। रात काफी हो जाती है, रात में ठंडी हवाएं भी चलती है, लेकिन किसी को और कोई दिक्कत नहीं होती है, सभी कोई चैन की नींद सोते हैं। शेखर और सोमनाथ का दूध का बिजनेस था, उनके पास बहुत सारे गायें थी जिनका दूध बेचकर अपना घर चलाया करते थे। शेखर इधर दूध निकाल कर डब्बे में रखता है, तभी वहाँ पर सोमनाथ आते हैं। अरे भाई, दूध निकाल लिया सभी गायों का? अरे हाँ भैया, सब हो गया। अरे भाई, ये ले कुछ पैसे, जा बाजार से आज कुछ कंबल लेके आना, हमें ऑर्डर मिला है एक अच्छा खासा, उसी का पैसा मिला है, आज ठंड से बचने के लिए राहत मिलेगी। अरे भैया, ये तो बड़ी खुशखबरी है, लाइए मैं कंबल लेके आता हूँ, ऑर्डर भी तो पूरा करना है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब तू ले, पैसे ले और बाजार जा। फिर शेखर पैसे लेकर बाजार की ओर निकलता है कंबल खरीदने के लिए। रेखा देवी और महादेव जी दोनों कमरे में ही थे, तभी शेखर आता है कंबल लेकर। अरे माँ पापा, ये लीजिए नया कंबल, अब से आप लोगों को भी ठंड नहीं लगेगी, 2 कंबल ओढ़ के आराम से सो सकते हैं। अरे बेटा, हम लोगों के लिए कंबल लेके आया
और तुम लोगों के लिए। अरे माँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबके लिए कंबल लेके आया हूँ। सबके अब 2-2 कंबल है, सभी कोई आराम से सो सकते हैं। चलो अच्छा है बेटा, अब तो ठंड ही नहीं लगेगी, आराम से नींद आएगी। अब से सभी कोई आराम से सोते हैं 2-2 कंबल लेकर। अब किसी को कोई ठंड नहीं लगती है, कितने भी हवा चले और ठंड हो जाए, सबकी नींद पूरी होती है अपने अपने कमरों में। रीना अपने शौच को रोक नहीं पाती है और वहीं पर शौच कर देती है। अरे रीना जल्दी से बाथरूम की ओर भाग जाती है। जी 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 जी, मेरे सारे मुंह में तो शौच गिर पड़ा। गौतम और रीना एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों एक रोज शादी करने की सोचते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। गौतम और रीना की शादी में गौतम का दोस्त सोहन काफी मदद करता है। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब आप लोग आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताएं। शादी की दूसरी सुबह सोहन गौतम के घर आया हुआ था, तभी रीना दोनों के लिए चाय बनाकर लेके आती है। चाय, गरम चाय आ गया। फिर रीना गौतम और सोहन दोनों को चाय सर्व करती है और गौतम के बगल में बैठ जाती है। तभी सोहम कहता है, अरे भाई गौतम, अब हनीमून में कहाँ जाने का इरादा है? अरे गौतम, ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया। अरे नहीं रीना, हनीमून में हम लोग गांव जाएंगे। बहुत दिनों से माँ बाबा से मुलाकात भी नहीं हुई, तो सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे, मुलाकात भी हो जाएगी और तुमसे मिला भी दूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं गांव भी घूम लूंगी, कभी नहीं गई हूँ गांव। चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग गांव घूम के आओ, फिर मिलते हैं हम। वैसे कब जा रहे हो? मैं तो सोच रहा था कल ही निकल जाता हूँ सुबह सुबह। चलो अच्छा है। दूसरे दिन गौतम और रीना दोनों गांव पहुंच जाते हैं। गौतम घर के बाहर पहुंचकर रीना से कहता है, अरे रीना, ये देखो मेरा घर। अरे गौतम, कितनी अच्छी जगह पे है, चारों तरफ शांति और हरियाली, बड़ा मजा आएगा कुछ दिन यहाँ रहने में। रुको, मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। माँ। गौतम की आवाज सुन उसकी माँ सीता देवी घर से बाहर निकल आती है। आकर अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती है। अरे बेटा गौतम, तू आया है अचानक से, और ये लड़की? अरे माँ, ये तुम्हारी बहू है रीना। मैंने और रीना ने दोनों मिलकर शादी कर ली है, इसीलिए तो तुमसे मिलाने के लिए लेके आ गया। अरे मेरी बहू रीना बहुत खूबसूरत है बेटा, बहुत खूबसूरत है। आ बहू, घर के अंदर चल, बाहर क्यों खड़ी है? फिर सीता देवी रीना और गौतम दोनों को घर के अंदर लेके जाते हैं। काशीनाथ जी घर में खटिया पर सो रहे होते हैं, तभी सीता देवी आकर उन्हें उठाती है। अरे उठिए, देखिए गौतम आया है, जल्दी से उठिए ना, कितना सोएंगे? गौतम आया अचानक से? कहाँ है? कहाँ ये? अरे गौतम, तू आया बेटा, लेकिन ये, अरे ये हमारी बहू है रीना। क्या गौतम ने शादी कर ली? अरे वाह बहू, तू तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे बेटा गौतम, जा बहू को कमरे में लेके जा। आओ रीना, कमरे की ओर चलो। गौतम रीना को कमरे की ओर लेके चला जाता है। अरे आप जरा हाथ हो आइए, घर में कुछ भी नहीं है, सब्जी उब्जी जाके लेके आइए। अरे हाँ, लेके आता हूँ अभी। सीता देवी रसोई में खाना बना रही थी और सब्जियां काट रही थी, तभी वहाँ पर रीना आ पहुँचती है। अरे माँ जी, क्या कर रहे हैं? अरे बहू, आओ बैठो, बस खाना बना रही थी और कुछ सब्जियां काट रही थी। माँ जी, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? अरे नहीं बहू, कोई मदद क्या हो सकता नहीं है, मैं बना लूंगी, तू आके बैठ, कुछ बातें तो कर लूं तुझसे। फिर रीना जाकर वहाँ बैठ जाती है। माँ जी, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ ना बहू, क्या बात है? माँ जी, वो सारा कमरा तो है, लेकिन बाथरूम कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे बहू, हमारे गांव में बाथरूम घर में नहीं होता है, तुम लोगों के शहर जैसा हमारे गांव में घर से थोड़ी दूर बाथरूम बनाया जाता है। वो देख, एक छोटा सा कमरा टाइप का दिख रहा है, वही बाथरूम है। ओह, मैं तो कब से ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी। फिर सास बहू बैठकर दोनों खूब गप्पे लड़ाते हैं। शाम का वक्त हो रहा था। रीना को बड़ी जोर की शौच लगी थी, लेकिन रीना की एक बुरी आदत थी, जब तक वो सिगरेट नहीं पीती तब तक उसकी शौच नहीं होती थी। अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, जल्दी से बैग से सिगरेट का पैकेट निकाल लेती हूँ ताकि कोई देखे नहीं, चुपके से निकाल लेती हूँ और जाती हूँ। फिर रीना जाकर अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकाल लेती है और चली जाती है शौच के लिए।
फिर सीमा घर से जल्दी से बाहर आ जाती है। एक पेड़ के पीछे जाकर चुपके सिगरेट जला लेती है और सिगरेट पीने लगती है। शांति मिला। अगर शाम तक सिगरेट नहीं पीऊं तो कैसा लगता है मन। अब आराम से शौच हो जाएगा मेरा। सिगरेट पीने के बाद वही फेंक देती है और शौच के लिए बाथरूम की ओर चली जाती है। ऐसे ही रीना अब हर रोज आती है शाम के वक्त चुपके और पेड़ के पीछे जाकर सिगरेट पीती है और सिगरेट खत्म करके फिर शौच करने के लिए चली जाती है। शाम के वक्त काशीनाथ जी हॉल में बैठे रहते हैं। तभी रीना हर रोज शाम को एक ही वक्त में वहाँ से गुजरती है और घर से बाहर जाती है। काशीनाथ जी को थोड़ा सा डाउट होता है अपनी बहू पर। अरे ये बहू हर रोज शाम को कहाँ जाती है एक ही वक्त में? कहीं कुछ चक्कर तो नहीं है? कहीं उस कलुआ के साथ मेरी बहू? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। मुझे पता लगाना पड़ेगा। कल जब बहू जाएगी तो मैं ध्यान रखूंगा। उससे पहले जाकर पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा। फिर देखता हूँ बहू किससे मिलती है। काशीनाथ जी पेड़ के पीछे छुपकर अपनी बहू का इंतजार करते हैं। अरे आज आने दो बहू को। आज तो रंगे हाथों पकड़ूंगा। हर रोज शाम के वक्त इस वक्त कहाँ जाती है, किससे मिलने के लिए? मैं भी देखता हूँ। मैं कम चालाक थोड़े रहूं, यहीं छुपा रहता हूँ, अभी आती ही होगी। काशीनाथ पेड़ के पीछे छुपकर अपनी बहू का इंतजार करता है। तभी कुछ ही समय में उसकी बहू रीना जल्दी से घर से बाहर निकल आती है। रीना कुछ दूर आगे बढ़ती है और पेड़ के पास जाकर रुक जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? बड़ी जोर की शौच लगी है। मेरा लगता है पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं जा नहीं सकती। अरे शौचालय भी तो दूर है, क्या करूं? तभी अचानक से रीना अपने शौच को रोक नहीं पाती है और वहीं पर शौच कर देती है। अरे आधा शौच तो यही निकल गया। जल्दी से जाती हूँ बाकी बाथरूम में, नहीं तो किसी को पता चल गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। रीना जल्दी से बाथरूम की ओर भाग जाती है और इधर काशीनाथ पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार कर रहा था अपनी बहू को पकड़ने का। उसके पूरे मुंह में शौच गिर पड़ता है। अरे राम राम, ची, मेरे सारे मुंह में तो शौच गिर पड़ा। मैं क्या पकड़ूंगा, वो तो मुझे घिना के चली गई। अब मैं क्या करूं? अरे मेरा मुंह को फेंकना पड़ेगा लगता है इसे। अरे जल्दी से धो लेता हूँ। फिर काशीनाथ अपने गंदे मुंह को लेकर जल्दी से जाता है धोने के लिए। दूसरी शाम काशीनाथ जी हॉल में बैठे हुए थे। तभी सीता देवी आती है और काशीनाथ जी से पूछती है, ए जी, बहू हर शाम को जाती है, कहाँ जाती है? जरा देख के आइए ना, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो। तभी काशीनाथ जी को पिछले दिन की बात याद आ जाती है। अरे नहीं, अरे कहीं जाती होगी। तुम्हें अगर इतनी देखनी है तो जाके देख लो। मुझे तंग मत किया करो। हर समय सब पे डाउट करते रहती है। हाँ, मुझे ही देखना पड़ेगा। मेरी बहू है ना, इसीलिए तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। ये कहते हुए सीता देवी वहाँ से चली जाती है और इधर काशीनाथ। अरे हाँ, भाग्यवान, तुम्हारा जैसा मुझे भी डाउट था, क्लियर करने गया था, गू खा के आया था। अब मुझे कोई डाउट नहीं है। जी। दूसरी सुबह गौतम और रीना यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि गौतम की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। भले ही कुछ दिनों के लिए गौतम और रीना यहाँ आए थे, काफी अच्छा लगा था सीता देवी और काशीनाथ जी को। लेकिन सीता देवी के मन में अब भी डाउट कहीं न कहीं था। ए जी, वो बात अभी तक पता नहीं चली। आखिर बहू शाम के वक्त कहाँ जाती थी, आपको पता है क्या? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। चलो अंदर चलते हैं।